हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा सोडा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम देखेंगे अबाउट द टाइप्स एंड कलेक्शन ऑफ अ डेटा। सो एक्चुअली डेटा होता क्या है? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या है? एक कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डेटा। तो डेटा बेसिकली क्या है? ये एक फैक्ट्स है, एक इंफॉर्मेशन है जो कभी रिसर्च पर्पस के लिए और कलेक्ट किया जाता है, तो कभी अलग अलग डिफिनेट पर्पस के लिए, सर्वे के लिए, प्लान्स बनाने के लिए, या कभी बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को सर्वाइव करने के लिए, उनके मार्केट स्टडी के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम टाइप्स एंड कलेक्शन ऑफ डेटा को देखेंगे। Types of data are being classified on various other categories, that is on the basis of organization of data, sources of data, characteristics and collection of data. So let's see it in detail. सबसे पहले first we have bifurcated on the basis of organization of a data. Organization में we have been classified on a raw and processed data. रॉ वर्ड से ही हम क्या समझ में आ रहा है कि इट्स अ ओरिजिनल फॉर्म, इट इज़ अनऑर्गेनाइज फॉर्म जिसमें किसी भी तरीके से और एक्स्ट्रा कोई प्रोसेस नहीं हुआ है, वो अभी भी रॉ फॉर्म में है, तो वो कहलाता है हमारा रॉ डेटा। ठीक है, जैसे आप किसी साइकोलॉजिकल सर्वेज होते हैं, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, एजुकेशनल टेस्ट होते हैं, जो हम एग्ज़ाम्स देते हैं, वो सब रॉ डेटा है, क्योंकि उसको और किसी भी तरीके से अभी प्रोसेस्ड किया नहीं गया है, उसके रिजल्ट्स नहीं बनाए गए हैं। अब जब तक सिर्फ उस डेटा को आप कलेक्ट कर रहे हो सिर्फ क्वेश्चनर्स के थ्रू या शेड्यूल्स के थ्रू, और उसका आगे का प्रोसेस नहीं हुआ है, देन इट इज़ अ रॉ डेटा। वंस इट हैज़ बीन पुट टू अनदर स्टैटिस्टिकल मेथड, जैसे कि क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, कंप्यूटेशन, यानी सपोज आपने जब स्टूडेंट्स के मार्क्स उन्होंने अलग डिफरेंट एग्ज़ाम्स में स्कोर किए हैं, उसका एवरेज निकाला, तो वो क्या बन जाएगा? आपका प्रोसेस डेटा। और अभी वो सिर्फ फॉर्म में, फिगर्स में, मार्क्स में अवेलेबल है, तो वो रॉ डेटा है। जैसे वो परसेंटेज में, वो रेशियो में, वो मीन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा? प्रोसेस डेटा। तो जो भी रॉ स्कोर को आप नल स्कोर या जेड स्कोर या टी स्कोर में कन्वर्ट कर देते हो, तो वो कहलाता है प्रोसेस डेटा। उसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल। जब भी हम इंटरनल एक्सटर्नल वर्ड सुनते हैं, तो इंटरनल से हमें समझ में आता है कि हम अंदर तरीके से, यानी जिस पर्सन से वो डाटा कनेक्टेड, अगर आप उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो वह इंटरनल सोर्स है। सपोज़ आप अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट स्टाफ से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उनके जैसे हेड से, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड हो गए या HR डिपार्टमेंट के हेड हो गए, उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हो रिलेटिंग टू द सेल्स, रिलेटिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, तो वो डेटा कहलाता है इंटरनल डेटा। और अगर यही डेटा कोई बाहरी ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट कर रही है या कोई ऐसा रिसर्चर कलेक्ट कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल डेटा। ठीक है, तो अगर जो पर्सन डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है उससे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज़ इंटरनल डेटा। एंड जो बाहरी पर्सन उसके अलावा कलेक्ट कर रहा है फॉर हिज फर्दर रिसर्च और फॉर सम अदर प्लान और सर्वे, देन इट इज़ एन एक्सटर्नल डेटा। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, qualitative data basically measures the questions of what type एंड कितना होना चाहिए। न्यूमेरिकल टर्म्स में अगर हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे, तो वो क्वांटिटेटिव डेटा बन जाएगा। जब हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं, तो हम अलग अलग कैटेगरी में उसको कैटेगराइज करते हैं, जिसको कैटेगरिकल या एट्रीब्यूट्स क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अगर आप ज्योग्राफी के बेसिस पे मतलब यूरोपियन कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़, ये इस बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन किया गया है, या इंडिया में अलग अलग स्टेट्स के बेसिस पे, नॉर्थ साउथ, इस बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, तो दैट इज़ अ जोग्राफिकल क्लासिफिकेशंस। अगर हम किसी डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे, किसी की सिटीजनशिप के बेसिस पे, या किसी की नेशनैलिटी के बेसिस पे, किसी की हाइट के बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं, तो वो बेसिकली क्या कहलाता है? क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, जो क्वालिटेटिव डेटाज आर बेसिकली ऑफ अ नॉमिनल और अ रैंक्ड बेसिस। जैसे क्वालिटेटिव यानी यहाँ पे दिया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, एरिया, सोसाइटी। अगर हमने मेल, फीमेल, चिल्ड्रन, अडल्ट, देन एज्ड,
इस प्रकार से अलग अलग क्लासिफिकेशन किया है पॉपुलेशन को, तो वो क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या है हमारा, क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा मतलब हम यहाँ पे डेटा ही कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन डेटा को मेल, फीमेल या चिल्ड्रन, एज, ये सब के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया है कि एक टाउन है उसमें 1000 लोग हैं, उसमें 600 मेल है, 400 फीमेल्स है, तो इस बेसिस के क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव डेटा। या किसी की हाइट या किसी के रैंक के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो वो भी, जैसे अलग अलग सर्वेज आते हैं उसमें आता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से ये शहर सबसे अच्छा था या ये शहर सबसे स्वच्छ था। तो इस प्रकार से अगर आप क्वालिटेटिव वे में किसी भी को रैंक दे रहे हो तो वो डेटा कहलाता है क्वालिटेटिव डेटा। उसी तरह क्वांटिटेटिव डेटा नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो क्वांटिटी पे काम करता है। उसमें भी दो प्रकार होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट में एक फिनाइट, एक डी-न्यूमरेबल डिस्टिंक्ट वैल्यू है कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो ये 50 स्टूडेंट्स जो है एक डेफिनेट, एक फिनाइट वैल्यू है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ऑर्गेनाइजेशन, देयर सैलरीज, तो ये फिनाइट वैल्यू है। जबकि जो कंटिन्यूस वेरिएबल है, जो कीप ऑन चेंजिंग, द एज ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल इनकम ऑफ द एम्प्लॉयज़, ये अगर हम एग्रीगेट के बेसिस पे और कंटिन्यूस बेसिस पे काम करेंगे तो जो वो पॉसिबल या पार्टली सर्टन इंटरवल पे होना तय है ना। जैसे अगर आप बोलोगे कि जो एम्प्लॉयज़ है उनकी सैलरी 50,000 से लेके 60,000 के बीच में है एक डिपार्टमेंट की, तो वो डेटा जो है हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल है। कंटिन्यूस वेरिएबल है मतलब वो एक फिनाइट नहीं है, उसमें वेरिएंस आपको इंटरवल देखने को मिल सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। नेक्स्ट मूव ऑन टू द मोस्ट मेजर कैटेगरी जिसमें डाटा को क्लासिफाई किया जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा एक ऐसा डेटा है जो रिसर्चर खुद से कैलकुलेट करता है। सपोज अगर आप स्टूडेंट्स को एक वर्क दिया जाए कि आपको सर्वे करना है अपनी ही सोसाइटी में आपको डेटास कलेक्ट करने हैं रिगार्डिंग देयर फैमिली इनकम, रिगार्डिंग द एक्सपेंसेस, और ये सब डेटास आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन खुद से कलेक्ट करना है सर्वेस के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू। तो जो डेटा आप कलेक्ट करोगे वो कहलाएगा प्राइमरी डेटा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आपको एक प्रोजेक्ट बनाने दिया गया जिसमें आपको इंडियन नेशनल इनकम पे एक अपना प्रीव्यू बताना है, ठीक है, तो उसको आप क्या करोगे, आप दूसरे डेटास जो है रिसर्चर्स के डेटास और जो सरकारी आंकड़े हैं न्यूज़पेपर, जर्नल्स के, इंटरनेट के माध्यम से आप वो रिपोर्ट बनाओगे। तो जो आप वो रिपोर्ट बनाओगे वो कहलाएगा सेकेंडरी डेटा। जब हम किसी और के बनाए रिपोर्ट से उनके बनाए हुए डेटा कलेक्शन को यूज़ करते हैं तो वो सेकेंडरी डेटा कहलाता है, और जब हम खुद कलेक्ट करते हैं या करवाते हैं तो वो कहलाता है प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा जो है विच इज़ बिन कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, एवरी डेटा इज़ बिन द प्राइमरी डेटा और बिंग द कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। और जो उस प्राइमरी डेटा को यूज़ करके अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देता है वो कहलाता है सेकेंडरी डेटा, है ना। जैसे सरकार जो जनगणना करती है वो सब प्राइमरी डेटा है, उसको हम अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ के लिए, अलग अलग सर्वेस के लिए, अलग अलग फॉरकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो वो बन जाता है हमारा सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा बेसिकली कैसे कलेक्ट होता है उसके अलग अलग यहाँ पे सोर्सेज बताए गए, मेथड्स बताए गए हैं। डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशंस या फिर इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशंस फ्रॉम लोकल करस्पॉन्डेंट्स, क्वेश्चनियर्स थ्रू द मेल्ड क्वेश्चनरीज या शेड्यूल टू बी फिल्ड इन बाय एनमरेटर्स। इसको हम डिटेल में समझेंगे। प्राइमरी डेटा तो आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ पे भी डोर टू डोर सर्वे होता है वो डेटा जो फर्स्ट टाइम कलेक्टेड होता है वो कहलाता है हमारा प्राइमरी डेटा। सबसे पहला सोर्स डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन और डायरेक्ट पर्सन इंटरव्यू मेथड। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो रिस्पोंडेंट से या इन्फॉर्मेंट से खुद पर्सनली जाके मिलता है और स्पॉट इंक्वायरी करवाता है, ठीक है।
ये ऐसे ही सारे डेटास के लिए यूज़फुल है जहाँ पे सपोज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड आपको जानना हो, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे कि आप सर्वे करने जाओगे और अपने सोसाइटी के लोगों का इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे एक सर्वे करोगे, तो ये कॉन्फिडेंशियल डेटास जो कलेक्ट होते हैं ये सिर्फ ऑन द स्पॉट इंक्वायरी से जाके ही हो पाते हैं। सो इट इज़ बीन यूज़फुल फॉर दैट पर्पस। इसके लिए इन्वेस्टिगेटर को वेल वर्स्ड होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है। लोकल लैंग्वेज आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे इंडिया इज़ वी फुल ऑफ डाइवर्सिटीज़, तो आप यहाँ पे हर जगह हिंदी, वैसे हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है, लोकल लैंग्वेज से रिलेटेड उनके कोनोटेशंस आते हैं, तो वो आपके लिए बहुत हेल्प होंगे। एज ए इन्वेस्टिगेटर यू नीड टू बी वेरी पोलाइट एंड पेशेंट, क्योंकि आपको यहाँ पे पढ़े लिखे अनपढ़ हर प्रकार के लोग मिल सकते हैं। यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद एवरीथिंग टू हैंडल इट। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या होगा कि आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी और ओरिजिनल और एक्यूरेट और रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम रिलायबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, पर कलेक्ट करते करते हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और ये बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ता है। कि अगर देश में एग्रीकल्चर एक्सपेंडिचर से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को अगर ये डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन करवाना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, इतने सारे लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा, जो अपॉइंट उनसे रिलेटेड उनको रेम्युनरेशन देनी पड़ेगी, जो अपने आप में ही एक एक्सपेंसिव बात हो जाएगी। ठीक है, सो इट्स एन एक्सपेंसिव डेटा एंड पर्सनली बायस हो सकते हैं। अलग अलग जो इन्वेस्टिगेटर है उनका अलग अलग व्यू पॉइंट, सब अपने अपने तरीके से डेटा कलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए बस आपको क्या है, प्रिकॉशन कि यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद लैंग्वेज। जो इन्वेस्टिगेटर उसको न्यूट्रल होना ज़रूरी है, जो भी तरीके से वो डेटा कलेक्ट करेगा किसी भी में पक्षपात ना करे और अपने तरीके से उस चीज़ को मैनिपुलेट ना करे। अब जो डेटा सामने वाला रिस्पोंडेंट इन्फॉर्मेंट्स बता रहा है उसी प्रकार से लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड है जिसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो इन्फॉर्मेंट से डायरेक्ट पूछता है। नेक्स्ट मेथड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे हम किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट करते हैं, जैसे सपोज एक जनरल मैनेजर है, उसको जानना है कि एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सपोज मिस्टर एक्स है, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करेंगे, अब उनके जो सुपीरियर होंगे, मिस्टर एक्स के सुपीरियर, उनको बुलाएंगे कि मुझे जानना है कि मिस्टर एक्स का परफॉर्मेंस लास्ट मंथ कैसा था। ठीक है, तो यहाँ पे उनके इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो क्या बनाएंगे, अपना एक व्यू पॉइंट बनाएंगे। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहलाता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। कई बार ये मेथड होता है जहाँ पे इंटरोगेशन वगैरह के लिए यूज़ होता है। जो सीबीआई एजेंसीज़ होती है, पुलिस होती है, वो अगर क्राइम से रिलेटेड जो रिकॉर्ड बनाती है, जो इन्वेस्टिगेट करती है, वहाँ पे वो बहुत सारे अलग अलग विटनेसेस को पूछती है कि क्या हुआ था, आप कहाँ थे, आपकी क्या सोच है, क्या हुआ होगा। तो ऐसे सारी मैटर्स में हम डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन को ना करते इनडायरेक्ट वे में अलग अलग लोगों से, थर्ड पार्टी से कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, इवन जो कमिटीज़ बैठती है, कई बार जो केसेस होते हैं, आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में कि द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर दिस क्राइम, फॉर दिस इवेंट। तो ये जो टीम होती है उनका भी यही काम है कि जो वो लोग थर्ड पार्टी से पूछते हैं, इंक्वायर करवाते हैं कि बेसिकली क्या हुआ था, क्या मैटर था, और उस इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे, उस इंक्वायरी और उस सोच के बेसिस पे क्या करते हैं, अपना एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है, तो जो भी इन्वेस्टिगेटर होगा वो उसको बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, टैक्टफुल होना पड़ेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन की एक अलग स्किल समझनी होगी कि जो थर्ड पार्टी बोल रहा है उसके अलावा क्या हो सकता है। ही हैव टू इन्वेस्टिगेट इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। ये इकोनॉमिकल मेथड बन जाता है, एक्सटेंसिव सर्वे आप कर सकते हो, मतलब एक बार में बहुत सारे लोगों को आप कवर कर सकते हो। यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत अलग अलग एटीट्यूड, जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के टाइम में भी उनको भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं, सबको हैंडल करना, अलग तरीके से सिनेरियो हैंडल करना, ये एक अलग मुद्दा हो जाता है। तो ये एक बड़ा उसका डिसएडवांटेज है। तो इंटरोगेशन से पहले आपको वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द ओनली प्रिकॉशन विच कैन बी टेकन इन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन।
अब लोकल सोर्सेस या करस्पॉन्डेंट से यहाँ पे लोकल एजेंट्स कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट ऑफ हीज और हर एक्वेंटेंस। सपोज आई एम अ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और मैंने उस पर्टिकुलर एरिया के लोकल करस्पॉन्डेंट्स को बोला है कि आप मुझे आपकी जगह के जो ये डेटास है वो कलेक्ट करके दो, ठीक है। तो ये मेथड जनरली गवर्नमेंट भी यूज़ करती है कई बार, जब उनको जैसे आंगनबाड़ी वर्कर्स को बेसिकली उन वहाँ के बच्चों का डेटा, यहाँ पे कुपोषित जो बच्चे हैं उनका डेटा लाने के लिए गवर्नमेंट ये सारे डेटास यूज़ करती है, जहाँ पे वहाँ के लोकल करस्पॉन्डेंट से वो डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा मेथड है जहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, वहाँ के एजेंट्स क्लियरली और रेगुलर बेसिस पे उनसे इंटरेक्ट करते हैं। बट ये डिसएडवांटेज है कि फिर सारे अलग अलग करस्पॉन्डेंट्स का अलग अलग वे कलेक्शन हो जाएगा और वो लोग अपना डेटा अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से कलेक्ट करेंगे। बस आपको इसके लिए प्रिकॉशन ये लेना है कि जो एरर्स है उसको अवॉइड करते हुए आपको ना ऑप्टिमिस्टिक रहना है ना पेसिमिस्टिक रहना है। मतलब जो लोकल करस्पॉन्डेंट्स हैं, सोर्सेस हैं, उनको अपने तरीके से किसी भी चीज़ पे धारणा नहीं देनी है। जो सामने वाले इन्फॉर्मेंट से उनको समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही अगर वो शेड्यूल्स भरेंगे, क्वेश्चनर्स भरेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उससे जो कलेक्शन निकल पाएगा, जो उसका कंक्लूजन निकलेगा वो वैलिड होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, हम बायस्ड होने की वजह से करेक्ट कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे। अबाउट द बर्थ रेट, अबाउट द डेथ रेट, हो सकता है गलत इन्फॉर्मेशंस एप्रोप्रिएट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चनयार्स भरवाना। क्वेश्चनयार्स में क्या होता है, ये एक प्रिंटेड फॉर्म में एक क्वेश्चन की सीरीज़ होती है और उसको क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेंट से भरवाया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है। कई बार उनको क्वेश्चनयार मेल किया जाता है और फिर उनको, अभी तो एक बहुत अच्छा सिस्टम निकला है कि एक गूगल फॉर्म लिंक बनता है, उस पर क्या होता है बस आपको क्लिक करना है, लिंक भरना है और सबमिट कर देना है। वो आज के डेट का प्रेजेंट क्वेश्चनयार जो है वो एक टेक्नोलॉजिकल क्वेश्चनयार बन चुका है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि एक एडवांटेज ये है कि जल्दी से जल्दी आपका काम पूरा हो रहा है, बट एक डिसएडवांटेज ये है कि जनरली हमें मोटिवेट करना पड़ता है सामने वालों को और बहुत अच्छी तरीके से कि वो क्यों वो अपना 5 मिनट भी उस क्वेश्चनयार को फिलअप करने के लगाए। जबकि हम अगर पर्सनली जाके मिलते हैं तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है और एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। बट इसमें क्या होगा, इसमें इंफॉर्मेशंस हो सकता है रिलायबल आए, हो सकता है कि सामने वाला रिस्पॉन्ड ही ना करे, हो सकता है कि बहुत अलग अलग तरीके से इनएलास्टिक मेथड हो जाता है कि कई बार हम बहुत कोशिशों के बावजूद भी उतना अचीव नहीं कर पाते हैं। बट ऑन द कॉन्ट्ररी ये एक अच्छा मेथड है, एक एडवाइसेबल मेथड है। आज के प्रेजेंट सिनेरियो में एक सिंपल मेथड है, बस ये है कि आपको ऐसे क्वेश्चनियर का लैंग्वेज सेलेक्ट करना है जो हर एक के समझ में आए, ठीक है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर करना चाहते हो तो हिंदी, इंग्लिश और एक लोकल लैंग्वेज पे जोर दीजिए जो वहाँ के लोगों के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। इससे क्या होगा, हम ज़्यादा कवर कर पाएंगे और एरिया कवर हो जाएगा, तो हमारा जो कंक्लूजन निकलेगा वो और वैलिड निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है कि एनोमरेटर्स। एनोमरेटर्स में यहाँ पे हम वेल ट्रेन एनोमरेटर्स को अपॉइंट करते हैं और उनसे डेटा कलेक्ट करवाते हैं। उनको पहले ट्रेन किया जाता है कि देखो आपको डेटा कलेक्ट करवाना है, शेड्यूल्स भरवाना है, उस पर क्या क्या फेल होगा, कैसे होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन उनको दी हुई जाती है। जैसे सरकार जनगणना का कैलकुलेशन करती है, जो सेंसस करती है, उस सेंसस में यही होता है। जो वेल ट्रेन एनोमरेटर्स होते हैं वो डेटास कलेक्ट करते हैं, खुद जाके करते हैं और उनसे अपने जो शेड्यूल्स रहता है उसको फिलअप करवाते हैं। इवन दो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड, लेकिन जो यहाँ पे हम जनगणना की बात कर रहे हैं जो हर 10 साल में होती है, वहाँ पे रिलायबल इंफॉर्मेशन इज़ मस्ट। ऐसा इंफॉर्मेशन हमें जानना है जो एक्यूरेट हो, भले वो टाइम कंज्यूमिंग हो, लेकिन हमें ज़रूरी है कि करेक्ट डेटा मिले एंड दैट टू इट शुड कवर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जनरली गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यूज़ करते हैं ये मेथड। बस इसके लिए आपको ये खास ध्यान रखना है कि जो एनुमरेटर वो वेल ट्रेंड हो और वो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ के लोगों को समझे और उनसे क्वेश्चंस
पूछ पाए, कवर कर पाए सबको। वैसे तो हर एक को, जैसे जनगणना में सरकार हर 10 साल में करती है, तो हर एक को कवर करना ज़रूरी है। इवन तो हम माइन्यूट एरर्स को मान के चलते हैं, बट कोशिश ये करनी है कि कम से कम एरर में हमारा सारा डेटा कलेक्ट हो जाए। तो ये हमारे बेसिकली मेथड्स थे जिससे हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं, भले वो डायरेक्टली जाके या इनडायरेक्ट किसी लोकल करस्पॉन्डेंट से या एनोमरेटर से या क्वेश्चनर्स को मेल करके या क्वेश्चनर्स को करके। अब नेक्स्ट आता है कि हम सेकेंडरी डेटा कैसे कलेक्ट करें। जिस सेकेंडरी डेटा हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि जो डेटा जो सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन में कलेक्ट होती है, ऐसे डेटास जो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जो फ़ोन्स, जो वेबसाइट्स, इंटरनेट्स के थ्रू कलेक्ट होती है, वो कहलाती है हमारी सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा का सोर्स क्या है? कुछ सोर्स पब्लिश्ड है और कुछ अनपब्लिश्ड है। पब्लिश्ड मतलब वो किसी भी तरीके से छपाई हुई है, उसकी वो अवेलेबल है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वो कहलाता है हमारा पब्लिश्ड डेटा। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती है, सेम ही गवर्नमेंट इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, जर्नल्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, किसी रिसर्चर का व्यू, तो ये बेसिकली पब्लिश्ड डेटा है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट अलग अलग निकालती है कि हमारी जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस है वो कुछ सर्वेस रिपोर्ट निकालती है एनुअल और बाय एनुअल, जो है डेटाज जो मंथली मैगजीन्स निकालती हैं, वो डेटाज NSSO, CSO, इकोनॉमिक टाइम्स के थ्रू, अलग अलग पब्लिकेशंस के थ्रू, UNO के थ्रू ये डेटास पब्लिश्ड होते हैं। और अनपब्लिश्ड सोर्सेस है, मतलब वो अभी किसी तरह से पब्लिश नहीं हुई हैं, वो किसी का प्रोजेक्ट है, किस ट्रेड एसोसिएशंस का, कि रिसर्चर का, लेबर ब्यूरोज़ का, अलग अलग तरीके से वो हमारा डेटा कर रही है। और जबकि पब्लिश सोर्सेस में हमें सारे जो डेटाज़ है वो पब्लिश्ड फॉर्म में अवेलेबल है, हमें बस उसे अवेल करना है। इसका एडवांटेज क्या होगा? ऑन द कॉन्ट्ररी टू द प्राइमरी डेटा, ये डेटा जो कलेक्शन है वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है। ये हमारा जो डेटा है वो हमारे प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करके कंपैरिजन के लिए बहुत अच्छा है। जनरली हम जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाते हैं तो हम सेकेंडरी डेटा को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं, हमारे पास डेटास अवेलेबल होते हैं, फिर हम इसको कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए यूज़ करते हैं। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपको रिलायबल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके लिए ये सूटेबल नहीं है, और ये प्रेजेंट सिनेरियो को ध्यान रख के नहीं बनाया जाता है। कई बार आप जो डेटा यूज़ कर रहे हो सकता है वो आउटडेटेड हो चुका हो, इसलिए secondary data is not advisable when you been falling for reliable, accurate informations. तो विच सोर्स ऑफ मेथड टू बी सेलेक्टेड, आपको ये ध्यान रखना हो कि आपको प्राइमरी डेटा चाहिए कि सेकेंडरी डेटा चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन योर ऑब्जेक्टिव। अगर आपका ऑब्जेक्टिव एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी है, ऑथेंसिटी है, तो यू शुड गो फॉर प्राइमरी डेटा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है टास्क कंप्लीट करना और आपका ऑब्जेक्टिव कंपैरेटिव एनालिसिस करना, तो सेकेंडरी डेटा। फाइनेंस सोर्सेस आपको देखना है कि आपके पास जो फाइनेंस अवेलेबल है उस डेटा कलेक्ट करने के लिए, वो क्या है। अगर आपके पास अच्छा फंड है तो यू गो फॉर प्राइमरी डेटा, अदरवाइज गो फॉर सेकेंडरी डेटा। ठीक है, स्टेटस और इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेटर ने जो डेटा कलेक्ट किया है वो बायस था कि नहीं, उस टाइम में ये जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू गो इनटू द बेटर कंक्लूजन्स। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही आपको डेटा कलेक्ट करना है या उसका सोर्सेज डिसाइड करना है कि मुझे प्राइमरी डेटा पे जाना चाहिए कि सेकेंडरी डेटा पे जाना है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस है, या अलग अलग सोर्सेज से समझ में आ रहा होगा कि डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है और आपको किस डेटा पे ऑप्ट करना है। सो आप पढ़ते रहिए और कीप स्टडिंग। थैंक यू।